नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं BE-VAE 181 का इकाई 9। इकाई 8 तक हमने पढ़ लिया था और आज हम अध्याय 9 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है पर्यावरणीय प्रदूषण और संकट। यानी इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम पर्यावरण में होने वाले प्रदूषणों के बारे में पढ़ेंगे, उन प्रदूषकों के बारे में भी पढ़ेंगे जिनसे प्रदूषण फैलती है और प्रदूषण से क्या संकट उत्पन्न होते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है प्रदूषण किसे कहते हैं, इसको समझिए। देखिए, आपकी किताब की परिभाषा को देखें तो प्रदूषण की परिभाषा है कि पर्यावरणीय घटकों अर्थात वायु, जल और मिट्टी। देखिए, वायु, जल और मिट्टी क्या है? पर्यावरण के घटक हैं। तो जो पर्यावरण के घटक हैं वायु, जल और मिट्टी की भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक विशिष्टता में लाया जाने वाला कोई भी अवांछनीय परिवर्तन, ठीक है, जिससे किसी भी जीवों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। अब देखिए, मान लीजिए वायु है, वायु अगर जैसा है वैसा ही रहे यानी शुद्ध रूप में रहे तो क्या वो प्रदूषण कहलाएगा? नहीं। लेकिन उसी वायु में अगर हम कुछ केमिकल मिला दे या हम कुछ गैस मिला दे, हम कार्बन डाइऑक्साइड मिला दे तो क्या हो जाएगा? वो वायु प्रदूषण हो जाएगी, वो वायु प्रदूषित हो जाएगी। मिट्टी के साथ भी ऐसा ही है। मिट्टी अगर अपने रूप में है तो शुद्ध है, उसी मिट्टी में अगर कोई केमिकल मिला दें, कोई हानिकारक रासायनिक तत्व मिला दे तो मिट्टी क्या हो जाएगी? प्रदूषित हो जाएगी। उसी प्रकार जल में भी अगर जल अपने रूप में है तो वो शुद्ध रूप में है, लेकिन अगर उस जल में कुछ केमिकल, कुछ रासायनिक तत्व हम मिला दें तो जल भी क्या हो जाएगी? प्रदूषित हो जाएगी। तो इसे कहते हैं प्रदूषण। मतलब जो हमारे पर्यावरण के घटक हैं, ठीक है, जल, वायु और मिट्टी। तो जल, वायु और मिट्टी में कोई भी रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन, ठीक है, अगर हम करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं प्रदूषण। आई बात समझ में? अब देखिए, प्रदूषण तो हम समझ गए, अब है प्रदूषक। पर्यावरण में जब प्रदूषण फैलती है तो प्रदूषण जब फैलती है तो किसके कारण फैलती है? प्रदूषक के कारण। अब देखिए, एक होता है खेल और एक होता है खिलाड़ी। तो जो खेल को खेलता है उसे कहते हैं खिलाड़ी। आई बात समझ में? यानी बिना खिलाड़ी के खेल तो होगा ही नहीं। उसी प्रकार बिना प्रदूषक के प्रदूषण होगा ही नहीं। अगर मान लीजिए कोई केमिकल है, वो केमिकल पानी में जाकर पानी को दूषित करती है तो वो केमिकल क्या कहलाएगी? प्रदूषक कहलाएगी। आई बात समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है प्रदूषकों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। यानी जो प्रदूषक है, प्रदूषक क्या है? जिसके कारण प्रदूषण फैलता है उसे कहते हैं प्रदूषक, ठीक है। तो उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक और दूसरा है जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। अब देखिए, अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक क्या है? अगर आपने 9-10 की किताबों को अच्छे से पढ़ा होगा, सोशल साइंस और साइंस की, तो उसमें आपने पढ़ा होगा निम्नकरणीय संसाधन और अनिम्नकरणीय संसाधन, ठीक है। यानी नवीकरणीय एक होता है, एक होता है अनवीकरणीय। तो उसी प्रकार अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक वैसे प्रदूषक होते हैं जो बहुत ही लंबे समय तक अपरिवर्तनशील रहते हैं। यानी वैसा प्रदूषक, यानी वैसा हानिकारक तत्व, ठीक है, जिसके कारण प्रदूषण फैलता है, जो कि बहुत लंबे समय तक, लंबे सालों तक, यहाँ तक कि लाखों सालों तक जो है अपने रूप में बिना परिवर्तन किए रह सकते हैं। जैसे प्लास्टिक, हम लोग कहते हैं प्लास्टिक का यूज़ मत करो। तो भाई प्लास्टिक का यूज़ करने क्यों मना करते हैं? क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा प्रदूषक है जो उसी रूप में, यानी प्लास्टिक के ही रूप में लंबे समय तक जो है वो मिट्टी में दबी रह सकती है। आई बात समझ में? उसका स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। तो वैसा प्रदूषक जो लंबे समय तक अपने रूप को बिना परिवर्तन किए उसी रूप में रह सकती है उसे कहते हैं अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। आई बात समझ में? इसमें क्या आ जाएगा? इसमें भारी धातुएं आ जाएंगी, इसमें रबड़ आ जाएगा, उसके बाद इसमें जो परमाणु भट्टी से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं जिससे रेडिएशन फैलती है। तो रेडिएशन क्या है कि रेडिएशन लाखों सालों तक, अगर कोई परमाणु यूरेनियम है तो उससे लाखों सालों तक जो है रेडिएशन फैल सकता है। तो उसी प्रकार जो नाभिकीय अपशिष्ट है, यानी जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है, वहाँ से
जो अपशिष्ट निकलती है वो भी लंबे समय तक वो उसी रूप में रहती है। और प्लास्टिक भी क्या आती है, इसी श्रेणी में आते हैं। और प्लास्टिक सबसे अच्छा क्या है, एग्जाम्पल है। चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। देखिए जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक अजैव का ठीक उल्टा होगा। अजैव में क्या था, लंबे समय तक प्रदूषक उसी अवस्था में रहते हैं बिना परिवर्तन के, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें लंबे समय तक नहीं रहते हैं। आई बात समझ में, प्रदूषक को हमने फेंका, 4 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीना में वो प्रदूषक क्या हो गया, वो खत्म हो गया। देखिए इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा कागज का टुकड़ा। अब देखिए मार्केट में कहते हैं पॉलीथीन का यूज़ मत करो, पॉलीथीन के बदले में जो है वो हम कागज़ के थैली जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो कागज़ क्या है, कागज़ जो है वो आसानी से अपशिष्ट हो जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक आसानी से अपशिष्ट होते हैं, बिल्कुल नहीं। प्लास्टिक आसानी से अपशिष्ट नहीं होते, उसके जगह कागज़ का यूज़ करते हैं। कागज़ में क्या होता है, आसानी से वो क्या होता है, वो अपशिष्ट हो जाता है। उद्यान कचरा यानी जो घास फूस का जो कचरा है वो आसानी से अपशिष्ट हो जाते हैं। घरेलू जल और मल यानी हम जो मल जो हमारा जो पॉटी है, जो मल है, ठीक है, संडास में, तो वो भी आसानी से क्या होता है, अपशिष्ट हो जाते हैं। उसके बाद कृषि आधारित अपशिष्ट यानी खेतों में जो हम लोग खेती करते हैं उसमें जो घास फूस निकल के आती है वो भी क्या एक तरह का प्रदूषक ही है। उसे जब हम कहीं फेंक देते हैं तो बहुत जल्दी वो क्या हो जाता है, अपशिष्ट हो जाता है। अब देखिए, अब एक बहुत ही अच्छा सा टर्म है कि प्रदूषकों का जो पर्यावरण में प्रवेश है वो होता कैसे है, तो वो 2 तरीकों से होता है। आई बात समझ में, तो चलिए पहला तरीका हम देखते हैं। प्रदूषकों का पर्यावरण में प्रवेश निश्चित स्रोतों अथवा अनिश्चित स्रोतों से हो सकता है। पहला है निश्चित स्रोत, पॉइंट सोर्सेस। निश्चित स्रोत का मतलब क्या होता है, निश्चित स्रोत में होता क्या है, वे स्पष्ट एवं परिसीमित स्रोत होते हैं जहां से प्रदूषक बहिस्राव किसी चिमनी द्वारा या किसी विसर्जन नली द्वारा छोड़े जाते हैं, जैसे उद्योगों अथवा नगर निगमों के क्षेत्रों में पाइपों अथवा सुरंगों के द्वारा। यानी वैसा प्रदूषक जो पाइप द्वारा या चिमनी द्वारा छोड़ा जाता है उसे कहते हैं निश्चित स्रोत, पॉइंट सोर्स। और दूसरा है अनिश्चित स्रोत, नॉन पॉइंट सोर्स। इसमें क्या होता है, ऐसे विस्तृत क्षेत्र होते हैं जिनमें विसर्जित होने वाले प्रदूषक एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। यानी किसी कहीं पर किसी मैदान में हो, किसी नदी में हो, किसी तालाब में हो या किसी झील में हो, वहाँ पर हम लोग उसको फैला देते हैं। लेकिन निश्चित स्रोत में क्या होता है कि हम फैलाते नहीं हैं, हम पाइप द्वारा उसको लेकर जाते हैं। आई बात समझ में, आपने चिमनी को देखा होगा, ईंट की भट्टियों को देखा होगा कि लंबी सी एक जो चिमनी निकलती है और उस जो प्रदूषक को ऊपर हवा में लेके जाती है। आई बात समझ में। चलिए अब आगे हमारा है पर्यावरण प्रदूषण के कारण, कि पर्यावरण में प्रदूषण होते क्यों है। ये तो बिल्कुल साफ है और आप जानते भी होंगे कि पर्यावरण में प्रदूषण क्यों होते हैं। सबसे पहला कारण है औद्योगिकीकरण। जब से औद्योगिकीकरण ने जो है सामने वो आया है, तब से जो है प्रदूषण काफ़ी बढ़ चढ़कर शुरू हो चुका है। अब औद्योगिकरण से कैसे होता है प्रदूषण देख लीजिए। अब मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में मान लीजिए कुछ प्लास्टिक की बोतलें ही बनती हैं। तो जब प्लास्टिक की बोतलें बनती हैं तो प्लास्टिक को गर्म किया जाता होगा। तो जब प्लास्टिक गर्म होता है तब धुआं निकलता होगा और उस धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड होता होगा। तो इससे क्या होगा, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हवा में जाएगी तो इससे क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा। ये हो गया एक फैक्ट्री से होने वाले वायु प्रदूषण। अब उसी फैक्ट्री के जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जो जिस केमिकल के द्वारा बॉटल का निर्माण किया जाता है, उसे सांचे में ढाला जाता है, तो जो केमिकल है वो केमिकल वेस्टेज के रूप में भी निकलती है। तो उस केमिकल को क्या करते हैं, नदियों में, तालाबों में, झीलों में, समुद्र में फेंक देते हैं। तो वो जो अपशिष्ट है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रदूषक। तो इससे क्या होगा, जल प्रदूषण होगा। आई बात समझ में। तो पर्यावरणीय प्रदूषण के ये कारण है औद्योगिकीकरण। दूसरा है बढ़ती जनसंख्या। देखिए हम लोग हमारे दैनिक जीवन में आपने अगर अपने घर में नोटिस किया है तो हमारे घर में रोज कचरा होता है। प्लास्टिक का कचरा हो, अपने मल का कचरा हो, मूत्र हो, कुछ भी हो कचरा होता है, उस कचरे को हम क्या करते हैं, फेंकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए भारत की जनसंख्या इतनी बड़ी है तो इतना कचरा कहाँ जाता होगा, क्या आपने कभी सोचा है। जनसंख्या जितना बड़ा होगा कचरा भी उतना क्या होगा, भारी मात्रा में होगी, कचरों की संख्या भी उतनी ही अधिक होगी। तो क्या होगा, इन कचरों से क्या होता है, प्रदूषण फैलता है, पर्यावरण दूषित होते हैं।
तो पर्यावरणीय प्रदूषण के कई कारण हैं। हम लोग पान खाकर, गुटखा खाकर सड़क पर थूकते हैं, ये भी पॉल्यूशन है। हम लोग जो है सिगरेट पीते हैं, उसका धुआं जो है वायुमंडल में चली जाती है, वो भी क्या है, वो भी एक प्रदूषण है। उसके बाद जो है हम लोग जो अपने खजाने को, खजाना बोलने का तात्पर्य क्या है, खजाना बोलने का तात्पर्य है कि हमारे ज़मीन में दबे जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी खनिज पदार्थ हैं, उन्हें हम क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी ज़मीन के अंदर से निकाल कर यूज़ कर रहे हैं, विदेश को बेच रहे हैं, खुद भी यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए पेट्रोल कितना अधिक यूज़ होता है, कब तक रहेगा भाई, वो इसमें भी उसका भी तो एक लिमिटेशन है। कोयला, झारखंड से हम कोयला निकालते हैं, उसका भी तो एक लिमिटेशन है, कितना कोयला हम निकालेंगे, आखिर कभी तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब कुछ आंकड़े देखिए, ये आंकड़े कहते हैं कोयला उपयोग, ठीक है, 1950 में 884 मिलियन टन था, 1995 में ये बढ़कर कितना हो गया, 2083 मिलियन टन हो गया। तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम क्या निकला, जलवायु परिवर्तन, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद तेल उत्पादन की बात करें तो साल 1950 में 518 मिलियन टन जो है वो तेल हम लोग निकाले थे, लेकिन 1995 में कितना हो गया, लगभग 3000 मिलियन टन हमने निकाला। इससे क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ। गैस की बात करें तो गैस भी पहले हमने 180 मिलियन टन निकाल चुके थे, 1995 में कितना निकाले, 2128 मिलियन टन। इसका भी परिणाम क्या होगा, जलवायु परिवर्तन ही होगा। उर्वरक उपयोग की बात करें तो पहले उर्वरक कम उपयोग किए जाते थे, आज अधिक उपयोग करते हैं, तो इससे भी क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। CFC उत्पादन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन, पहले 42,000 टन हम लोग करते थे उत्पादन उसका, अब कितना कर रहे हैं, 3,000 टन। इससे क्या होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या होता है, ये जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, हमारा जो ओजोन परत है वह उतना ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा। आई बात समझ में। मानव जनसंख्या पहले कितनी थी, 2.55 अरब, अब कितनी है, 5.6 अरब से ज़्यादा, यानी लगभग डबल से भी ज़्यादा। तो इसका कारण क्या होता है, यही तो है पॉल्यूशन का कारण, यही तो है जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग का कारण। आई बात समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे हमारा है वायु प्रदूषण। देखिए वायु क्या है, हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। वायु हो, जल हो या मिट्टी हो, ये तीनों ही चीज़ें हमारी प्राथमिक चीज़ें हैं। इन तीनों चीज़ों के बिना इंसान का जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो वायु को पहले पढ़ेंगे हम लोग। वायु प्रदूषण होता कैसे है। वायु यानी गैस है, और गैस में गैस मिलेगा तभी क्या होगा, प्रदूषण होगा। तो हम जो इतना उद्योग धंधे लगा रहे हैं, इतनी फैक्ट्रियां हम लगा रहे हैं, तो उस फैक्ट्री से कुछ ना कुछ गैसें निकल रही है। अगर कुछ भी जल रहा है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। कार के धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो धुआं जा कहाँ रहा है, वह धुआं तो वायु में ही मिल रहा है। आज टेस्ला की बात करें, जो टेस्ला कंपनी है जो बैटरी वाला कार बनाती है, चार्जिंग कार बनाती है, वो क्यों, क्योंकि दुनिया समझ चुकी है कि पेट्रोल से, कोयला से, इस सब ईंधन से धुआं प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, उत्पादन होता है उस चीज़ का। इसीलिए जो हम बैटरी का यूज़ करते हैं, क्योंकि बैटरी से क्या होता है, लिथियम का यूज़ करते हैं बैटरी में, उस लिथियम के यूज़ से क्या होता है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड उत्पादन नहीं होता। आई बात समझ में। जितनी भी गाड़ियां चलती है क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। चिमनी से निकलने वाले धुएं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, उसके बाद फिर आपका ये कार्बन मोनोऑक्साइड। आई बात समझ में। धीरे धीरे हमारा वायु क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। इस प्रदूषित वायु में सांस लेना जोखिम भरा है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की जो हवा है वह इतनी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है कि दिल्ली के लोगों का औसत उम्र जो है वो 5 साल कम हो चुका है। यानी पहले अगर कोई व्यक्ति 60 साल जीवित रहता था तो आज वो दिल्ली वाला व्यक्ति 55 साल ही जो है वो जीवित रह सकता है, क्योंकि दिल्ली की हवा में प्रदूषक इतना मिल चुका है, दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि वहाँ पे सांस लेना कठिन है। गर्मी के दिन बोले या ठंडा के दिन में बोले, कोहरे की तरह प्रदूषण छाया हुआ रहता है। वो कोहरा नहीं होता है वाइट वाइट, वो क्या है, वो है प्रदूषक।
आई बात समझ में। यमुना की बात करें तो यमुना की नदी में समंदर की तरह झागें दिखाई देती है, तो क्या वो झाग है? क्या वो झाग नहीं है, वो झाग तो है लेकिन किसका झाग है? नमक का झाग नहीं है। समंदर में नमक के झाग होते हैं जो नेचुरली होते हैं, उसमें कोई हानि नहीं होता। लेकिन यमुना में अगर आप जाएं तो यमुना की जो पानी वो काली हो चुकी है, इतनी मैली हो चुकी है कि उस जल में इतना जो है वो प्रदूषण हो चुका है, प्रदूषक मिला हुआ है कि वो जल से अपने आप झाग निकल रही है। तो ये क्या है? यही सब तो प्रदूषण है। आई बात समझ में। तो इस चैप्टर में अभी हम पढ़ेंगे इस पॉइंट में वायु प्रदूषण। चलिए अब देखिए वायु प्रदूषकों के प्रारूप। मोटे तौर पर प्रदूषकों को निम्नलिखित प्रारूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है प्राकृतिक प्रदूषक। देखिए प्राकृतिक प्रदूषक क्या होता है? वैसा प्रदूषक जिसका उत्पादन प्रकृति द्वारा ही होता है। आई बात समझ में, यानी जो प्रकृति के स्रोतों से ही निकलते हैं उसे कहते हैं प्राकृतिक प्रदूषक। है भी यह पॉल्यूटेंट से, यह प्रदूषक ही है, इससे पर्यावरण को हानि ही होती है लेकिन यह प्राकृतिक है। उदाहरण क्या है? पौधों के पराग और पौधों के बाष्पशील कार्बनिक यौगिक, ज्वालामुखी विस्फोटों अथवा जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से निकलने वाली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि, दवानलों तथा समुद्र से निकलने वाले कण, प्राकृतिक रेडियो सक्रियता आदि, ये सभी क्या है? प्राकृतिक प्रदूषक हैं। माने इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आई बात समझ में। चलिए अब ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो गैसें निकलती है, बहुत सारे केमिकल निकलते हैं। तो ज्वालामुखी तो प्राकृतिक है भाई, किसी इंसान ने तो उसको नहीं फोड़ा, वो तो अपने आप ज्वालामुखी फूट गया। आई बात समझ में। चलिए अब आगे है प्राथमिक प्रदूषक। देखिए ऐसे प्रदूषक जो प्राकृतिक अथवा मानव क्रियाकलाप के द्वारा सीधे वायु में निकलते हैं, वायु में घुल मिलते हैं, उसे कहते हैं प्राथमिक प्रदूषक। आई बात समझ में। जैसे ईंधन जलाने से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और विभिन्न हाइड्रोकार्बन और कणिकाएं, यानी प्राथमिक प्रदूषक उसे कहते हैं जो प्राकृतिक अथवा मानव क्रियाकलाप के द्वारा सीधे वायु में मिलती हो। प्राकृतिक में क्या होता है? सिर्फ प्रकृति से ही आता है, निकलती है। लेकिन प्राथमिक में उसमें मानव का भी हाथ रहता है और प्रकृति का भी हाथ रहता है। अब आगे है द्वितीयक प्रदूषक, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। देखिए द्वितीयक प्रदूषक में क्या आएगा? द्वितीयक प्रदूषक वैसे प्रदूषकों को कहते हैं जो सूर्य के विद्युत चुंबकीय विकिरणों के प्रभाव के अधीन प्राथमिक प्रदूषक तथा सामान्य वायुमंडलीय यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप द्वितीयक प्रदूषक का निर्माण होता है। यानी समझिए जब प्राथमिक प्रदूषक और सामान्य वायुमंडल का यौगिक आपस में मिलता है, वायुमंडल का यौगिक क्या होता है? वायुमंडल में बहुत सारे यौगिक रहते हैं, बहुत सारे ऐसे गैसें रहती है, बहुत सारे ऐसे कण रहते हैं। जब वे प्राथमिक प्रदूषक से मिलते हैं तब क्या बनाते हैं? द्वितीयक प्रदूषक का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए प्राथमिक प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? एक द्वितीय प्रदूषक है। अब देखिए वायुमंडल में पहले से क्या था? सल्फर डाइऑक्साइड था। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? प्राथमिक प्रदूषक है। आई बात समझ में, जो इंसान इससे प्रोड्यूस करता है और ऊपर से वायुमंडल में ऑक्सीजन भी है, तो दोनों आपस में जब मिल गया तो क्या बनाया? सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं द्वितीयक प्रदूषक। आई बात समझ में। तो उम्मीद करते हैं ये जो वायु प्रदूषकों के प्रारूप थे इसे आप समझ गए होंगे। अब आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख वायु प्रदूषक, यानी वायु को प्रदूषित करने वाले कौन कौन से ऐसे अवयव हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या है? कोयला, तेल और अन्य ईंधन। आई बात समझ में। इससे क्या होता है? इससे CO2 की एक अहम भूमिका ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने में है। इससे हल्का कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऊर्जा उत्पादन के लिए दहन, निर्माण एवं परिवहन, जैव संहति का जलाया जाना, इससे क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। बात करें सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर में सल्फर के कितने ऑक्साइड हैं? सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है और सल्फेट है। ये इसका जो है सोर्स क्या है? सल्फर युक्त ईंधन जैसे कोयले का दहन, पेट्रोलियम निष्कर्षण तथा इनकी विनय, कागज निर्माण, नगरपालिका का कचरा उसको जलाना
अयस्क पिघल कर धातु का निष्कर्षण करना, इससे क्या कौन सी गैसें निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फेट गैसें निकलती है। चलिए आगे है नाइट्रोजन के ऑक्साइड में क्या क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रेट। तो बात करें इस प्रदूषक की तो इसका सोर्स क्या है? ईंधनों का जलना, जैव संहति का जलना, उर्वरकों का निर्माण करना। ठीक है, इससे क्या होती है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है। ऐसे भी कई सारे हैं, लिस्ट जो है आपकी किताब में दी हुई है, PDF में आपको दे दूंगा टेलीग्राम के चैनल पर, उसमें जाके आप जो इसको देख लीजिएगा। चलिए अब आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वायु प्रदूषण तथा वायुमंडलीय समस्याएं। वायु प्रदूषण तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, अब इसमें हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय समस्याएं क्या क्या है। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। देखिए वायुमंडल के सबसे बड़ा प्रदूषण और समस्या की बात करें तो निलंबित कणिकीय पदार्थ, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अब ये है क्या, आइए जानते हैं। देखिए निलंबित कणिकीय पदार्थ, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। देखिए देखिए हवा जो है, हवा को तो हम देख नहीं सकते हैं। हवा में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल, ऐसे छोटे छोटे जो है प्रदूषक कण मिले होते हैं। बहुत सारे गैस के कण, कार्बन डाइऑक्साइड के छोटे छोटे जो है कण हैं, धूल के कण हैं, वो मिले होते हैं। वो सभी क्या हैं? वो सभी प्रदूषक हैं। सभी जीवों के लिए, जीवन के लिए, पर्यावरण के लिए ये कण क्या है? ये कण काफ़ी हानि पहुंचाती है हमारे पर्यावरण को या मानव जीवन को या जीवों के जीवन को। तो इन कणों को हम अपने आँखों से देख नहीं सकते हैं। इनका साइज 10 माइक्रोमीटर से छोटे आकार का कण होता है। तो जो 10 माइक्रोमीटर से छोटा होता है उसे कहते हैं PM10 कहते हैं। आई बात समझ में? श्वसनशील निलंबित कणिकीय पदार्थ कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, RSPM। जो 10 माइक्रोमीटर से वो क्या होता है, वो कम होता है, उसे हम लोग कहते हैं ये वाला चीज़, श्वसनशील निलंबित कणिकीय पदार्थ। ठीक है, अब देखिए, अब इससे भी एक छोटा होता है, उसका साइज होता है 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम आकार के होते हैं, इसे PM25 कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तब हमारे ये जो कण होते हैं, हमारे देखिए हमारे नाक में बाल है, हमारे कान में बाल है, आई बात समझ में, और हमारे मुंह में लाड़ है। देखिए मुंह में लाड़ है 2-3 चीज़ों के कारण, एक तो खाना को पचाती है और दूसरा कि मुंह से अगर हम लोग सांस लेते भी हैं मान लीजिए तो जो कण है वो जीभ के में ही वो चिपक जाती है, वो पेट में नहीं जाती। नाक की बात करें तो नाक में बाल है, तो जो छोटे छोटे कण होते हैं धूल के, वो नाक के बाल उसको रोक देते हैं। लेकिन कुछ कण इतने छोटे होते हैं कि नाक के बाल उसे रोक नहीं पाते, तो वैसे कण हमारे श्वास के जरिए हमारे नाक से जो है वो हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है और हमें बीमार करती है। इससे फेफड़ों में होने वाले कैंसर के खतरे दोस्तों काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो यह है निलंबित कणिकीय पदार्थ। आई बात समझ में? अब आगे हमारा है अम्ल वर्षण। ठीक है, देखिए अम्ल वर्षा क्या होता है? सुन के ऐसा लग रहा है कि ऊपर से आसमान से अम्ल का वर्षा होगा, अम्ल गिरेगा। बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन अलग रूप में होता है। देखिए अम्ल वर्षा उस क्षेत्र में होता है जहां मानव जनित क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का मुख्य निसरण निकलते हैं। जहां पर ये निसरण निकलते हैं, जहां पर ये गैसें निकलती है, वहां पर ही अम्ल वर्षा होती है। कोयले से चलने वाले बिजली घरों में से निकलने वाला जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो भी अम्ल वर्षा की समस्याओं में अपना योग देता है। अब देखिए, अब वातावरण में, वायुमंडल में, ठीक है, जितना भी जो गैस मंडल में जब pH का मान काफ़ी घट जाएगा, तो pH का मान घटने से क्या होता है, वो अम्ल होता है। और pH का मान 7 से ऊपर जाएगा तो क्षार बनेगा। तो pH का मान 7 से जितना नीचे जाएगा वो क्या बनेगा, अम्ल बनेगा। आई बात समझ में? तो ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही अम्ल वर्षा होता है। जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड रहेंगे, जहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड रहेंगे, जब दोनों आपस में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अम्ल वर्षा शुरू हो जाएगी। और अम्ल वर्षा काफ़ी क्या है, वो हानिकारक है। किस चीज़ के लिए? हमारे लिए भी। उसके बाद आपके जो फसल वगैरह है, पेड़ पौधे हैं, फल वगैरह है, फूल वगैरह है, उनके लिए भी अम्ल वर्षा काफ़ी हानिकारक है। अम्ल वर्षा से मिट्टी की उर्वरक क्षमता काफ़ी कम होती है, क्योंकि मिट्टी में अम्ल जल से भारी धातु के आयन निकलते हैं जो स्थानीय क्षेत्रों में ठहर रह जाते हैं। ठीक है, यानी वो ख़त्म नहीं होता, वो मिट्टी में दबे रह जाते हैं। और
पौधे तथा अन्य मृदा जीवों के लिए क्षतिकारक होते हैं। अम्ल वर्षा द्वारा वनों और झीलों को तो क्षति पहुंचती ही है, इससे भवन निर्माण सामग्री जैसे इस्पात, पेंट, प्लास्टिक, सीमेंट, चूना पत्थर, बालू पत्थर अथवा संगमरमर को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। और यही रीज़न है दिल्ली में, आगरा की बात करें तो आगरा में जो ताजमहल है वो ताजमहल का रंग धीरे धीरे काला पड़ रहा है। इसका रीज़न क्या है? अम्ल वर्षा। आई बात समझ में? देखिए अब आगे आपका है वायुमंडलीय उत्क्रमण, ठीक है, एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन। देखिए वायुमंडलीय उत्क्रमण अथवा तापमान उत्क्रमण तब होता है जब ठंडी वायु यानी ठंडी हवा के ऊपर जो है वो उष्ण हवा यानी थोड़ी सी गर्म हवा गर्म हवा का अस्थायी परत बन जाता है। देखिए एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे ठंड बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ठंड बढ़ती जाएगी। आपने सुना होगा कि पहाड़ में जाते ही ठंड बढ़ गया, तो पहाड़ में ठंड क्यों बढ़ा? जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे ठंड बढ़ती जाएगी, लेकिन जब वायुमंडल के ऊपर यानी हवा के ठंडी हवा के ऊपर गर्म हवा बन जाता है तब ये उलट हो जाता है, ये उल्टा होता है। ये उल्टा कैसे होता है? जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हवा गर्म होती जाएगी। आई बात समझ में? तो उलट जाती है, जिससे क्या होता है संवहनी वायु धाराएं जिनमें सामान्यतः प्रदूषक बिखर जाया करते हैं नहीं चल पाती, यानी प्रदूषक बिखर नहीं पाता। परिणाम स्वरूप एक उल्टी ताप प्रवणता बन जाती है। उल्टी ताप प्रवणता मतलब उल्टा ताप का उल्टा होना। आई बात समझ में? गर्म है तो ठंडा, ठंडा है तो गर्म। वायु परिसंचरण सीमित हो जाते हैं तथा प्रदूषक निचले वायुमंडल की स्थिर वायु संहति में फंसकर रह जाते हैं, यानी प्रदूषक जो है वो ऊपर नहीं जा पाता। जो प्रदूषक का कण है हवाएं नहीं चल पाती, और जब हवाएं नहीं चल पाती तो जो प्रदूषक का जो कण जो धूलकण है वो ऊपर नहीं जा पाता, वो नीचे ही रहता है और नीचे हमारे ऊपर गिर जाता है, नीचे हमसे टकरा जाती है, हम सांस ले लेते हैं। आई बात समझ में? तो इसे कहते हैं वायुमंडलीय उत्क्रमण। और इसी के साथ ही आपका होता है जो है वायु प्रदूषण खत्म होता है। अब आगे हम पार्ट 2 पढ़ेंगे और पार्ट 2 में हम भोपाल गैस जो है त्रासदी जो भोपाल में हुई थी उसके बारे में हम जानेंगे। अगर एक ही वीडियो में सारे चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया पूरे अध्याय को तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आई बात समझ में? इसलिए इसको हम 2 भाग में पढ़ेंगे। आने वाले टाइम पे हम जल प्रदूषण के बारे में तो पढ़ेंगे ही, उसके बाद ध्वनि प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं इतना जितना मैंने आपको पढ़ाया है ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कहीं पर भी कोई भी शॉर्टकट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। काफ़ी आसान चैप्टर है, 9-10 की किताब में आपने पढ़ा है सामाजिक विज्ञान में और विज्ञान में, इसीलिए काफ़ी स्पीड काफ़ी फास्ट मैंने इसे पढ़ाया ताकि काफ़ी लेंदी ना हो जाए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।